पार्ट 5 का चैप्टर 2। ये चैप्टर 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रॉम 79 से लेकर 122 तक जाएगा। चैप्टर 2, ठीक है। अब देखिए पार्ट 5 का चैप्टर 2 जो है, हमने बताया था इसको हम दो पार्ट संसद पार्लियामेंट की बात किए थे, ठीक है। तो पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट में हमने बताया था कि पहले तो हमको देखना है कि हाउस ऑफ लोकसभा और हाउस ऑफ राज्यसभा। तो पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 79 में हमने हाउस ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट के लिए हमने जो स्टार्ट किया था काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो पहला 79 में काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोगों ने देख लिया था। इसके गठन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जीएस के पर्पस से भी यहाँ से क्वेश्चन काफी आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इससे काफी चीजें आपको जानकारी, नॉलेजेबल जानकारी आपको हुई थी। आज हम लोग सेकंड हाउस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो सेकंड हाउस था उसको हमने क्या बताया था? सेकंड हाउस का जो नाम है, पहला पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। तो पहला राज्यसभा की संरचना काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट की बात की गई थी, और 80 काउंसिल ऑफ स्टेट संसद के बारे में गठन करने की बात की गई थी 79 में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब देखिए 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे संसद का गठन होता है किससे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ राज्यसभा, और काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो पीपल की जो बात करते हैं जिसको हम लोकसभा कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों के समूह को हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट में एक तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब आज स्टार्ट करते हैं दूसरा सदन यानी दूसरा हाउस। उस हाउस को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए सेकंड हाउस की आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो लिखिए आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 लोकसभा। देखिए हाउस ऑफ पीपल की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड आर्टिकल 81 हाउस क्या है? हाउस ऑफ पीपल इसका नाम है, हाउस ऑफ पीपल। इसको हम कहते हैं लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। इसको हाउस ऑफ पीपल पहले क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके इनके मेंबर्स को लोकसभा में हम पहुंचाते हैं। ये हाउस ऑफ पीपल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता का ये सदन है। जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव करके यहाँ पर मेंबर्स को हम एंट्री देते हैं। दूसरा, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हमसे क्वेश्चन इसमें ये देखना है कि जो ये हाउस है, इस हाउस में मान लीजिए ये हाउस है, लोकसभा में
टोटल कितने मेंबर होंगे। जैसे राज्यसभा में हमने देखा टोटल कितने मेंबर थे, 250 मेंबर थे। 250 मेंबर में इनको 3 तरीके से हमने इलेक्शन किया था। 12 सदस्य नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे स्टेट्स जो हैं हमारे कितने थे, 28 राज्य हैं और 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों से हमारे कितने रिप्रेजेंटेटिव आते थे उसमें, तो 250 में अगर 12 कर देंगे तो 238 बचे, जिसमें 8 हमारे किसके मेंबर हो गए, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश के हो गए। बाकी जो बचे 230 बचे, तो 230 मेंबर हमारे प्रत्येक जो हमारे 28 स्टेट थे उन स्टेट में एज पर शेड्यूल ऑफ 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो चौथी अनुसूची में जिन राज्यों के लिए जितनी सीटें आवंटित की गई हैं उन्हीं के आधार पर ये 230 और प्लस 8 और प्लस 12 टोटल 250 मेंबर का ये हाउस था। यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने मेंबर थे, 250 हो गए। अब क्वेश्चन उठता है कि जो लोकसभा है इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया, तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं लोकसभा में सर 504 टोटल 550 मेंबर लोकसभा के लिए होंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब जो 550 मेंबर होंगे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात कर रहा है। टोटल कितने होंगे 550। इनको किस रेशियो से हम डिवाइड करेंगे, तो इनको 550 को एवरी स्टेट यानी 550 में जनगणना के हिसाब से भारत में 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज सीटें हैं जो हमारी लोकसभा की, ठीक है। इसमें से 550 तक हो सकती हैं, लेकिन करंट में कितनी हैं, तो करंट में जो इलेक्शन अभी होता है वो कितने का होता है, 543 का होता है, 543, ठीक है, ठीक। और टोटल जो इलेक्शन इसमें मेंबर इस समय यानी मैक्सिमम 550 से ज्यादा नहीं हो सकते। पहले तो हमको ये जानकारी होगी मैक्सिमम 550 से ज्यादा नहीं होंगे। कितने का चुनाव होता है, 543। 2 मेंबर जो हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने, 2 सदस्य, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। आर्टिकल 331 खोलिए, या 326 है या 31 देखिए, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, कौन सा है, हाँ तो वही चीज हम बता रहे हैं। किस आर्टिकल में है ये, 331। हाँ देखिए ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 331 में क्या था, अभी भी प्रोविजन है, लेकिन हमारे जो संविधान के, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हमारे संविधान के आर्टिकल 331 में 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये सबको नहीं पता है, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में क्या किया गया, संशोधन करके अब
2 सदस्य जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को नॉमिनेट करते थे। कैसे लोगों को? क्योंकि भारत में अंग्रेज लोग आए थे, तो अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे तो परिवार लेकर के आए होंगे और काफी मात्रा में अंग्रेज आए थे, तो उनका भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों का भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पहुंचे, तो इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन नहीं होता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आंग्ल भारतीय समुदाय के, यानी जो अंग्रेजी इंडियन थे, उनसे क्या किया कि उनके 2 सदस्यों को नॉमिनेटेड करते थे, नॉमिनेट करके उनका करते थे। तो जब अब भारत में अंग्रेज है ही नहीं, भारत में अंग्रेज चले गए, तो अब जो बचे हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजनशिप ले लिए, तो वो भारतीय हैं और भारतीय अंग्रेजों का अब वो इंडियन हो गए हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, 105वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा आर्टिकल 131 के प्राविजन को समाप्त कर दिया। यानी अब भारतीय समुदाय के, ठीक है, जो अंग्रेज हैं उनके लिए कोई स्थान अब नहीं भरी जाएगी। इस तरीके से 2020 में इस चीज को लागू करते हुए समाप्त कर दिया गया। तो टोटल अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा जो नॉमिनेशन लोकसभा में होता था, इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इसे नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस पर शॉर्ट वीडियो बन सकती है कि क्या अब भी आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्यों का चुनाव होता है। तो 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों का इलेक्शन प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट नहीं किया जाता। तो टोटल अब आपकी सीट जो है 543 का इलेक्शन अभी हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 543 जो लोग हैं इनको कैसे चुनाव होगा। तो जो हमारे 28 स्टेट हैं, ठीक, एंड 8 यूनियन टेरिटरी यूटी आई हैं, उनके को हम ऐसे डिवाइड करेंगे। तो यूनियन टेरिटरी के नाम पर हमारी कितनी सीटें हैं? 20। 20 स्थान हम इनको यूनियन टेरिटरी को दे दिया, ठीक है। बाकी आर्टिकल देखिए 81 में दिया है कि 81 में दे दिया है, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद बिल द्वारा बंद करते हुए 20 से अनाधिक यानी टोटल 20 मेंबर को यूनियन टेरिटरी के रूप में आरक्षित कर दिया। यानी जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं इनके लिए 20 सीटें रिजर्व कर दी गई। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनियन टेरिटरी के लिए लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 20 सीट, ठीक है, 20 सीट उनको दे दिया। अधिकतम 20 से अधिक नहीं होंगे सदस्य, और ये प्रोविजन 2001 द्वारा 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यहाँ पर लाया गया। यानी यूनियन टेरिटरी के नाम पर 20 सीट हो गई। बाकी जो 543 में अब बाकी जो बची हैं ये 8 स्टेट के, अब जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश लोकसभा 80 सीट हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में 80 हैं, इसी तरीके से बिहार में भी होंगी जी। लोकसभा की बात कर रहे हैं भैया, 80 है, 31 तो राज्यसभा की आप बता रहे हैं, ठीक है। तो 80 सीटें जैसे उत्तर प्रदेश की हो गई, तो ये 543 जो सीटें हैं इनमें से 20 अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 523 सीट बचेगी, ठीक है। तो उन 523 सीटों को हम स्टेट वाइड भरेंगे। स्टेट वाइज भरेंगे, कैसे भरेंगे भाई? तो टोटल अब आपके कितने हो गए? 523, 23 सीट बची हैं। इन 523 सीटों में जैसे यूपी के नाम पर 80 है, इसी तरीके से हर स्टेट के अपने कैंडिडेट हैं और उसके आधार पर इनका इलेक्शन होगा। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि लोकसभा का चेयरपर्सन कौन होगा, इसके पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, ठीक है।
चेयरपर्सन कौन होगा? जी। तो चेयरपर्सन लोकसभा का कौन होगा? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है और लोकसभा का स्पीकर यही 543 जो हैं, इन्हीं मेंबर में से किसी एक को, वरिष्ठ वाला कोई काम नहीं है यहाँ, किसी एक को यस सर। लोकसभा के सारे मेंबर मिलकर के उनको चुनाव करते हैं। ठीक है, अब वो सदस्य यही रहेगा इन्हीं में से। अब देखिए, इन्हीं 543 जो हैं, इन्हीं से में से प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, या जितने होंगे सारे ये होंगे, लेकिन इन्हीं में से एक इसका हाउस का चेयरपर्सन होगा। इस समय कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला राजस्थान से आते हैं और ओम बिरला इस समय हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के सदस्यों के लिए अब इनका जो है, लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो लोकसभा की संरचना, इसमें कितने हो गए? 530 सदस्य राज्यों के मतदान द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होंगे। तो ये टोटल अब हमारे 530 यानी 20 इधर हो गए, तो राज्य के 530 तक हो सकते हैं। लेकिन ये हम इस गणना की बात कर रहे हैं, हमको यहाँ पर 530 ही लिखना है भाई। 20 स्टेट का निकाल देंगे यूनियन टेरिटरी, तो टोटल 530 सीट ये स्टेटों के लिए अलॉट है। ठीक है, अब कितनी सीट पर इलेक्शन होता है ये इलेक्शन कमीशन जाने। ठीक है, तो देखिए 530। अब इनका चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से जनता इनको चुनाव करती है। इनका चुनाव जनता करती है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वोटिंग से करती है। अब यहाँ पर इनके जो प्रतिनिधि हैं, पहला हमको 81 में क्या है, राज्य के प्रादेशिक खंड से 530 हो गए और यूनियन टेरिटरी के ये आपके हो गए। इस तरीके से इनका सीट आपको पता चल गई। नेक्स्ट आइए, इसमें सदस्यों के चुने जाने के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो नोट करिए, लोकसभा के सदस्य के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 ईयर, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल होना चाहिए। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 साल, सदस्यों के लिए 30 साल होना जरूरी है और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 साल। 25 साल से अगर कम आयु का है तो वो उसका सदस्य नहीं हो सकता। तीसरा, अगर हम इनके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो तीसरा है, इनके लिए क्वालिफिकेशन बाकी कोई योग्यता जरूरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं है, या अन्य जो इलेक्शन कमीशन या कुछ इसमें बताया जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सदस्यों की अर्हता आर्टिकल 84 में हम देखेंगे। लोकसभा के सदस्यों की अर्हता क्वालिफिकेशन 84 में बताया गया है। आर्टिकल 84 में वो क्या होगी? संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, यानी दोनों हाउस के लिए अर्हता बता रही है कि वह राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लोकसभा के सदस्यों के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष आयु की होनी चाहिए। और अन्य अर्हताएं संसद द्वारा अगर जो बनाई जाए तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो भारत का नागरिक हो और एज यहाँ जरूरी है। अदर कोई क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में इन्हीं को तो डिसाइड करना है। तो भैया ये डिसाइड काहे करेंगे कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी लग जाए कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब संसद अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बिना पढ़ा लिखा भी सांसद हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे,
ये तो आपका इतनी चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी मोटी मोटी। अब इनकी जो जनसंख्या है ये कैसे डील किया जाएगा, तो 2026 की जनगणना तक ये सीट यथावत जो हमारी हैं, इस समय जो सीटें हैं 2026 जनगणना तक यही रहेगा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2026 के बाद की कोई भी जो जनगणना होगी तब तक ये इतनी सीटें जो हैं ये मेंटेन रहेंगी, इनके सीटों की संख्या में तब तक कोई घटाव बढ़ाव नहीं होगा। उसके बाद अगर इससे फिर से नहीं बढ़ा दिया जाएगा, ये 1971 से चालू हो गया था और अभी तक बीच में कभी जो बढ़ा है, पहले उत्तर प्रदेश में 85 सीट थी, कुछ देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको पार्ट को मिलाते जा रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या 1971 की जनगणना से लेकर अब तक चला आ रहा है और ये 26 के आने के पहले इसको फिर बढ़ा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी भी 2026 के बाद की कोई भी जो काउंटिंग होगी, जनगणना होगी पॉपुलेशन की, तो उस पॉपुलेशन तक कोई सीट में बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये या आई वाला एज वाला जरूर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। सदस्य की अहर्ता हो गई। अगर इनकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, सदस्यों का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो कितने वर्ष का होता है लोकसभा के, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 ईयर। ये तो सबको पता है भाई, लेकिन ये बताइए 5 ईयर किस डेट से चालू किया जाएगा? ये 5 ईयर किस डेट से चालू होगा? जिस दिन से शपथ ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 साल गिना जाएगा, कि जिस दिन ये जीतेंगे उस दिन से, या जिस दिन से इनका अधिवेशन शुरुआत होगी उस दिन से। तो देखिए इनका कार्यकाल में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अब वो शपथ के बाद वाला देंगे एक ऑप्शन, खट से तुरंत मार देंगे और काम खत्म हो जाएगा। शपथ के डेट से इनका टेन्योर नहीं स्टार्ट होगा, उसके बाद की जो प्रथम अधिवेशन बुलाया जाता है उस डेट से 5 साल तक इनका कार्यकाल होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो कॉल किया जाता है हाउस को, प्रथम अधिवेशन जो बुलाया जाता है उनका जो उस अधिवेशन के डेट से, जिस दिन से इनका सेशन चालू होगा, 5 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। अगर बीच में इसे डिसॉल्व नहीं कर दी गई तब 5 साल तक चलेगा, और बीच में भी अगर इनका बहुमत खत्म हो गया है तो बीच में भी विकृत कर दी जाएगी। यानी असेंबली को, लोकसभा को भंग करने का राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, वो बीच में भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कब से है याद रखिएगा, ये चीजें कई बार आई हैं। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, तो प्रथम जो बैठक बुलाई जाती है उस सीटिंग से डेट इनकी स्टार्ट होगी और 5 ईयर तक इनका टेन्योर रहेगा। क्लियर है? अब देखिए इनका टेन्योर हम लोगों को क्लियर हो गया, और इसमें हमको क्या देखना है कि एक साल में कितने अधिवेशन होना जरूरी है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा 1 ईयर में कम से कम 2 अधिवेशन तो होना चाहिए, और एक अधिवेशन के बीच में, जैसे एक अधिवेशन बुलाया गया, मान लीजिए जुलाई में आया, ठीक है, तो जुलाई का जो सेशन बुलाया गया, मान लीजिए 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक सेशन चला, तो 30 जुलाई के बाद में अगले सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा है कि पहली बैठक जब समाप्त होती है उस बैठक से अगले बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि कम से कम मिनिमम 2 सेशन बुलाया जाएगा, और अगर इन रिटन फॉर्म में करें तो 3 सेशन होते हैं इनके। पहला होता है गर्मी के लिए, उसको बजट सेशन कहते हैं, हर साल बजट आता है तो बजट सेशन जब आएगा तो वो तो आएगा ही, और विंटर सेशन होता है जिनको हम
विंटर यानी रबी के फसल के समय विंटर सेशन बुलाया जाता है, और दूसरा गर्मी का ग्रीष्म का होता है, तो ग्रीष्म में बजट हो गया, और कोल्ड का एक होगा, विंटर में जाड़ा हो गया, और गर्मी का एक आपका मानसून सेशन होता है जो बरसात का होता है। तो 3 ऋतु हमारे यहाँ है, और 3 ऋतुओं के आधार पर 3 सेशन बुलाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेशन के बीच में मिनिमम 6 मंथ से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो याद रखिएगा सेशन के बीच में बैठक लिखा हुआ है। आर्टिकल 85 में ये सारी बातें कह रहा है, 85 में आर्टिकल 85 पढ़िए, उसमें लिखा होगा 85 कह रहा है, आर्टिकल 85 संसद के सत्र अवसान विघटन कौन करेगा? सेशन को बुलाने का राइट किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेशन को डिसॉल्व करने का राइट किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये कह रहा है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन ऐसे स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए बुलाएगा कि उसके एक सत्र के अंतिम बैठक के आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी अंतर नहीं होना चाहिए, बीच में 6 महीने के अंदर ही दोनों सेशन बुला लेना चाहिए। ठीक है। अब राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकेगा, यानी सेशन को समाप्त कर सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा का विघटन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कहीं आपसे पूछा जाए राज्यसभा का विघटन कौन करेगा, तो भी लिख दीजिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करेगा राज्यसभा का विघटन? शिवा। राज्यसभा का विघटन कौन करेगा? शिवा। राज्यसभा का विघटन कौन करेगा? लोकसभा। उस अरे तो हम पूछ रहे हैं ना, अभी कल ही तो पढ़ा है। राज्यसभा का विघटन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे कि उसके चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे? कौन करेगा? अच्छा हम जानते थे आप यही बताएंगे, राज्यसभा का विघटन कभी होता ही नहीं है, उस दिन हमने बताया था। ठीक है। नो डिसॉल्व। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल तक चलता है, और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसीलिए हमने पूछा है और आप हमारे झांसे में आ भी गई। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वहां पर कह दो, उसके बाद में कह दो सर ने पढ़ाया था, और बढ़िया आराम से मान दीजिए। और यही सब एचएएस में यही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, एक वकील से उम्मीद थोड़ा ना कर सकते हो जीएस में भाई यही सब क्वेश्चन इजी वाले पूछेंगे। ठीक है। लेकिन प्रोसीजरल पार्ट में वो घुस के पूछते, संविधान में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। जिससे होता नहीं, चिड़ैया उड़ वाला कराते हैं तो कहेंगे घर उड़, तो वो कहेंगे घर उड़, तो ऐसे ना कर देना, राज्यसभा का विघटन ना कर देना। ठीक। अब देखिए, यानी 85 आपका क्लियर हो गया। 86 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेशन स्टार्ट होने के पहले क्या होता है? राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, यानी दोनों सदन को एड्रेस करने का, अभिभाषण देने का अधिकार किसको किसको दिया गया है? यानी दोनों ज्वाइंट सेशन को सेंड मतलब कि अभिभाषण या एड्रेस करने का राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और इससे क्वेश्चन पूछा जो जाता है वही हम इस पर टिक करेंगे, और जनरल चीजों को हम नहीं बताएंगे। जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उन बातों को हमको देख से करना है। मान लीजिए अगर दोनों सेशन एक साथ अगर बुला लिए जाएं, यानी स्टेट काउंसिल और दोनों सेशन क्या एक साथ बुलाया जा सकता है? तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है। बोथ हाउस, इतना बड़ा हमारा संसद भवन बना है कि जितने हैं हमारे सारे मेंबर बैठ सकते हैं वहाँ, दोनों हाउस के एक के घर में बैठ सकते हैं, यानी अलग अलग वहीं बना है, लेकिन पड़ोसी जो हमारे हैं उनको भी बुला करके जब कुछ कार्यक्रम होता है तो सारे खानदान के लोग इकट्ठा बैठते हैं कि नहीं,
अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह दिया कि यार भैया सब लोग इकट्ठे चाय पियेंगे, तो दोनों सेशन के एक साथ एक ही घर में आ सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट। अब दोनों सेशन जब चल रहा है, क्या दोनों की सुनवाई एक साथ हो सकती है? बिल्कुल होगा। बुलाया काहे के लिए गया? क्या चाय पिलाने के लिए बुलाया गया? वहां चाय पिलाने के लिए राष्ट्रपति का 400 घर रूम का कमरा है, तो उसमें लोग बुलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर उनको चाय पार्टी देनी होती। बहुत बड़ा घर है उनका, 400 कमरे का है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों सेशन, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, जब कभी दोनों सेशन में जो बिल प्रोड्यूस किया गया है आपस में कंट्राडिक्शन हो जाता है, तब कंट्राडिक्शन की अवस्था में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और वो ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाएगा, उसका चेयरपर्सन कौन करेगा? ठीक है, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो उसका चेयरपर्सन कौन करेगा? रवि बताइएगा नहीं। उस ज्वाइंट सेशन को जब हम बुलाएंगे तो उसका चेयरपर्सन कौन होगा? ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डी, उपरोक्त सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे। अब बताइए कि ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाएगा तो उसका चेयरपर्सन कौन होगा? कौन बताएगा? हैंड रेज करें। ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाएगा तो उसका चेयरपर्सन कौन होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और फिर आएगा। बताइए ब्रिजराज। ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कभी सेशन सत्र में बैठेगा? लोकसभा स्पीकर। वेरी गुड। लोकसभा का चेयरपर्सन बैठेगा। राष्ट्रपति भूल से मार भी ना देना, लिख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 86 में दिया है, ठीक है। संसद किसी संसद में कोई भी संदेश सदन भेजता है तो ये तो संदेश के बाद राष्ट्रपति का भाषण हो जाएगा, और आगे इसमें लिखा यहाँ नहीं है। कुल मिलाकर के याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाएगा तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो ओम बिरला हैं, ऐसे याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करेंगे, ठीक, लोकसभा का स्पीकर करेगा। नोट कर लीजिए। अब आइए, ये तो आपका सारा हो गया। इसके अलावा एक चीज और पूछा जाता है, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो सदन के मेंबर ना होते हुए भी सदन में बैठ सकते हैं? सदन के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी सदन में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए महान्यायवादी और कोई मंत्री, महान्यायवादी कोई अधिकार है, और कोई भी मंत्री और भारत के महान्यायवादी को, दो लोगों को ये राइट है कि जो सदन का मेंबर ना होते हुए बैठ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वोटिंग राइट नहीं है। आर्टिकल 88, ठीक है। तो अब देखिए, फ्रॉम आर्टिकल 79 से 86 तक ये हम लोगों ने क्या देखा कि सेशन के सदस्यों का 88 तक है। सेशन के सदन, दोनों सदन के कितने सीटें होंगी, इनका इलेक्शन कैसे होगा, ये सारी प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। 88 जो है, महान्यायवादी और मंत्री को राइट है कि किसी भी सदन में वो मेंबर ना होते हुए, मान लीजिए 6 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं, मेंबर कहाँ है भाई, तब भी वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अब वो मंत्री जो बनाए गए हैं सदन के सदस्य नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
देखो बुलाएगा, देखो ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाएगा, लेकिन उसका चेयरपर्सन कौन होगा? दोनों सदन की संयुक्त बैठक का चेयरपर्सन हमारे वो तो आया ही है, ओम बिरला होंगे, लोकसभा का स्पीकर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से 88 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पार्लियामेंट में चेयरपर्सन जो होंगे इनके बारे में सारी चीज कही गई है। राज्यसभा का सभापति कैसे होगा, ठीक है, ये आपका दिया गया है। इन सब चीजों को छोड़िए, सारे आपके आर्टिकल यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका इनमें से छांट करके मोटे मोटे हमने क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, 92 हमको पढ़ना है। हाँ बोलिए, क्या कहें? बिल्कुल किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और बोल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, केवल वोट नहीं दे सकते। बाकी महान्यायवादी तथा मंत्री को किसी भी सदन में, अब मान लीजिए कोई मंत्री बना, सदस्य नहीं है अभी किसी का मेंबर, 6 महीने तक तो मंत्री बन ही सकता है, 6 महीने तक हम प्रधानमंत्री खुद बन सकते हैं। अब तब तक हम सदन में जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वोट कैसे देंगे जब मेंबर नहीं है वहाँ के? तो महान्यायवादी और मंत्री को ये राइट है, किसी भी सदन में वोटिंग राइट नहीं, आर्टिकल 88। अब देखिए यहां क्वेश्चन आर्टिकल 92 देखिए, जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं आर्टिकल को फोकस करेंगे, हमको बहुत लंबा सफर चलना है। तो 92 देखते हैं। 92 क्या कह रहा है? जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, जैसे मान लीजिए चेयरपर्सन, जैसे ओम बिरला को हटाना है या सभापति को हटाना है, और कोई क्वेश्चन अगर वहां चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने मामले में कोई न्यायाधीश नहीं हो सकते, तो उस सदन का वो चेयरपर्सन उस समय वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। 92 कह रहा है, सीधी सी बात है, अगर हटाना है तो नहीं बैठेगा। आर्टिकल 93 ये क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। यहां पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। 3 चीजों को जानकारी आप कर लीजिए। प्रोटेम स्पीकर किसको कहते हैं और स्पीकर किसको कहते हैं, और डिप्टी स्पीकर किसे कहते हैं? तो देखिए आर्टिकल 93 में 2 स्पीकर की बात की गई है। पहले स्पीकर कौन है? पहले स्पीकर जो हमारे हैं ओम बिरला जी हैं, इनके बारे में 93 बता रहा है। जो मेंबर के रूप में, जब पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में जब गद्दी संभालते हैं, तो सदस्य के रूप में ही ये ओथ लेंगे, इनको अलग से कोई ओथ नहीं दिलाता। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ओम बिरला को कोई ओथ नहीं दिलाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेंबर के रूप में ही ओथ लेते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ऑप्शन दे देगा, स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को ओथ दिलाने की अथॉरिटी किसको है? एक दे देगा राष्ट्रपति, दूसरा दे देगा प्रधानमंत्री, तीसरा दे देगा हाई सुप्रीम कोर्ट के जज, और चौथा दे देगा वाइस प्रेसिडेंट या नन ऑफ फेवर, ठीक है, चौथा दे देगा नन ऑफ फेवर। तो याद रखिएगा नन ऑफ फेवर मारिएगा, क्योंकि उनको स्पीकर के पद के रूप में कोई ओथ नहीं दिलाता। पहली बात क्लियर, ठीक है। वो मेंबर के रूप में, अब मेंबर के रूप में
स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा या डिप्टी स्पीकर को ओथ कौन दिलाएगा? तो डिप्टी स्पीकर एज ए मेंबर के रूप में ओथ लेंगे और उनको ओथ दिलाने का काम हमारे प्रोटेम स्पीकर महोदय करेंगे। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो जैसे हमारे 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, यस सर। ठीक है, अब 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में जब सारे मेंबर जीत करके लोकसभा में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में ये देखा जाएगा कि इनमें से सबसे वरिष्ठ कौन सा मेंबर है। ठीक है, अब वरिष्ठ मेंबर किससे उसकी सीनियरिटी देखी जाएगी, जो जितने साल पुराना राजनीतिज्ञ है या कितने साल से मतलब वो कितने बुजुर्ग हैं। तो यहाँ बुजुर्गियत तथा कितने पुराने राजनीतिज्ञ हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ये देखा जाएगा कि कितनी बार लोकसभा का इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर उसे दिलाया जाता है, वो दिलाया जाता है जो मैक्सिमम बार, अभी तक कमलनाथ हमेशा बनते थे, सबसे ज्यादा जीते थे, लेकिन अब की बार कमलनाथ खुद हार गए इलेक्शन। तो ऐसी स्थिति में अब आपको ये सर्च करना, हमको भी नहीं पता है, क्यों झूठ बोले, कि इस लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन हुआ था, सर्च कर लीजिएगा, गूगल बाबा बता देंगे। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर जो उस हाउस का, चूंकि नया नया जीत करके गए, पुराने से कोई मतलब नहीं कि पुराने ओम बिरला हैं वही सबको शपथ दिला देंगे। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसी में से किसी को एक सदन को चुना जाता है जो सबसे सीनियर मेंबर होगा, जो उस बार जीत करके गया। जैसे 2024 में जो सबसे सीनियर मेंबर जीत करके आया, जो सबसे बार ज्यादा जीत करके आया, उसी को प्रोटेम स्पीकर, उसकी सीट फिक्स है, वो जाएगा और सभी मेंबर को 1 बाय 1 ओथ सीट वही दिलाएगा। अब क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर मेंबर के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भी वोट दिलाएगा, क्योंकि वो नए लोकसभा के सदस्य के रूप में तभी उनको होगी, तो सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर उनको भी वोट दिलाएगा। अब जब उनमें से अब कोई मंत्री चुना जाएगा तो मंत्री जब बन जाएगा तो मंत्री को वोट दिलाने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर ओनली मेंबर के रूप में, किसी भी सदस्य है लोकसभा का तो मेंबर के रूप में उसे ओथ प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्पीकर को भी क्या प्रोटेम स्पीकर ओथ दिलाएगा? तो अभी तो वो स्पीकर चुने नहीं गए, अभी तो केवल मेंबर हैं। बी मेहताब। हाँ, ये नोट कर लीजिए, प्रोटेम स्पीकर 2024 की लोकसभा, ये कौन सी लोकसभा थी, इलेक्शन हुआ था, ये भी आएगा, आप लोग देख लीजिए, 17वीं है। हाँ हाँ, कौन है? मेहताब, बी मेहताब। बी मेहताब लिख लीजिए। प्रोटेम स्पीकर इस बार बी मेहताब थे, मेहताब। ठीक है, तो बी मेहताब, बदुहारी मेहताब, मेहताब, ठीक, क्या नाम है इनका? बदुहारी, बदुहारी, बदुहारी मेहताब, भतृहारी, बदुहारी हारी मेहताब। मेहताब उसको कहते हैं जो छुरछुरिया होती है, मेहताब उसको बोलते हैं, जो गुंजरिया जिसको बोलते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि लोकसभा में वही उजाला लाए, उन्होंने ही उजाला लाए। ठीक है, अब याद रहेगा ना, तो याद रखिएगा कि बी मेहताब जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुने गए। अब प्रोटेम स्पीकर ही सारे मेंबर को 1 बाय 1 ओथ दिलाता है और उसी में हमारे स्पीकर महोदय जो हैं ओम बिरला को भी वो एज ए मेंबर के रूप में वो दिलाया। बाकी मेंबर के रूप में अगर वो पीठासीन अधिकारी की बात करें तो पीठासीन अधिकारी के रूप में उनको कोई ओथ नहीं दिलाया एज ए स्पीकर के रूप में। तो स्पीकर के रूप में ओथ नहीं दिलाई जाती है, ओथ दिलाया जाएगा एज ए मेंबर के रूप में। तो इस तरीके से हमारे लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो डिप्टी स्पीकर भी अपने सदस्यों में अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनेगी और जब उपाध्यक्ष का, अब डिप्टी स्पीकर क्या होगा, उसको भी कोई वोट नहीं दिलाएगा, तो उन्हीं सदस्यों में से वाइस
स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड मेन स्पीकर का इलेक्शन होगा। अब जब स्पीकर मान लीजिए नहीं है, कहीं छुट्टी पर गए हैं या कोई कुछ कैजुअलिटी है, तो डिप्टी स्पीकर पीठासीन होंगी, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर कोई दिक्कत आ गई है तो उसका जो सीनियर सदस्य है वो वहां पर बैठा जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कोई मतलब नहीं कि अब डिप्टी स्पीकर नहीं है तो प्रोटेम को उस पर बैठा जाए। प्रोटेम स्पीकर का काम केवल ओथ दिलाने के बाद उनका काम खत्म, बस वो उतने के लिए उस समय राजा रहेंगे कि सारे मेंबर को, प्रधानमंत्री को, जितने मंत्री हैं सबको ओथ दिला रहे हैं, तो वो सीनियरिटी का फायदा उठाते हैं। और इसलिए बी मेहताब जी सारे मेंबर को इस ईयर में ओथ दिलाए। 18वीं लोकसभा थी, नोट कर लीजिए, 18वीं 18वीं क्या चीज, क्या चीज, ये आर्टिकल नहीं, ये संसद के रूल में होगा। हाँ, संसद के रूल में, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर संसद, प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट बस इतनी बात याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर को राइट है। और ये सब चीजें इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक है, इसमें गड़बड़ी खूब होती है और ये सब क्वेश्चन आपसे। अब आइए देखिए, स्पीकर हो गए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के क्या कह रही है, हाँ बताइए। अरे डिप्टी स्पीकर सब एक के हैं, डिप्टी स्पीकर उसी सदस्य में से कोई डिप्टी चुन लिया जाएगा, उप है अध्यक्ष, ठीक है। प्रोटेम तो फिक्स है, वो सीनियर वाले ही होंगे, ठीक है। अब इनसे मतलब ये नहीं जरूरी है कि वो किस दल के हैं, वो संसद के सदस्य हैं, सबसे सीनियर हैं, तो पूरे संसद के अपोजिशन सभी को वो दिला रहे हैं, तो इसलिए उससे दल से कोई मतलब नहीं है, किसी भी दल के हो सकते हैं, ठीक है। तो वाइस चेयरपर्सन एंड सबको वोट दिलाया जाता है। और 94 आर्टिकल में दिया गया है कि स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो कौन उनके पद से हटाएगा, तो देखिए उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जाएगा। जब यह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। और लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। और ऐसे संकल्प की सूचना अंडरलाइन करिए, 94 में लास्ट लाइन पड़ी है, विदिन 14 डेज बिफोर नोटिस जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया, 14 दिन पहले उनको नोटिस जाएगी और उस 14 दिन पहले की नोटिस के आधार पर क्या होगा, संकल्प से उनको पद से हटाया जाएगा। अब कह रहा परंतु ये जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के मान लीजिए उससे विघटन, अब उसे पद से हटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में एक चीज और याद रखिएगा कि मान लीजिए डिजॉल्व हो गई हमारी सेशन, सदन हमारा डिजॉल्व हो गया, तो डिजॉल्व हो जाने के बाद में प्रधानमंत्री और मंत्री जितने हैं ये तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक दूसरी चालू नहीं हो जाती, क्योंकि पता चला कि इस ड्यूरेशन में उनका पद तो प्रधानमंत्री उसमें भंग हो जाने के बाद में जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाएगा तब तक पूरा कैबिनेट सहित सारे बने रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो भंग रहती है। तो इसका मतलब थोड़ा ना होगा कि अब प्रधानमंत्री नहीं है, यानी जिस दिन वो ओथ लेंगे ओथ के पहले तक वाली पुरानी लोकसभा काम करती रहेगी, उसके सारे मेंबर काम करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पद एक मिनट के लिए छोड़ा नहीं जाता। जैसे किसी की बीच में डेथ हो जाती, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तो पहले राहुल गांधी का नाम डिक्लेयर कर दिया गया था, तब इंदिरा मतलब राहुल गांधी निकल राजीव गांधी का नाम डिक्लेयर कर दिया गया था, तब जाकर इंदिरा गांधी की डेथ को मतलब की सूचना गई थी कि उनकी डेथ हो गई, ठीक है। ऑफिशियली सूचना नहीं होती है क्योंकि कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं जिसकी बटन केवल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, जिससे प्रमाण वगैरह जो रखा होता है उसका विदाउट परमिशन आप प्राइम मिनिस्टर उसे दागा नहीं जा सकता। अब पता चला उस समय कोई हो ना अपोजिशन, कोई कह दे कि भैया दगा दो तो इसलिए कुछ चीज़ों के लिए प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट जरूरी है। तो कंसेंट एक भी मिनट सेकंड भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। डिसॉल्व हो जाएगी तो पुराना कैबिनेट वो उतना ही काम करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। नया जब आ जाएगा फिर उनका काम चालू हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आज आपका हम यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। अगला जो लेक्चर हमारा रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट 100 से स्टार्ट करेंगे और इस पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ तक आज हम लेक्चर ले रहे हैं। अगला नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा उसमें पूरा आपका 100 में कुछ चीज़ों को जो लगातार कई बार एग्जाम में आया है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।